हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो ध्रुवीयता का अंत। और इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी को अपने शब्दों में बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले जो था कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था, है ना। और ये चला कब तक था? 1947 तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, जिसमें दो ध्रुव में बट गया था देश, विश्व, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में, है ना। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन और ऐसे करके मतलब थोड़े देश शामिल थे। और दूसरा था धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ऐसे करके थोड़े मतलब देश शामिल थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। फिर मित्र राष्ट्रों की जीत हो गई थी। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया। उसके बाद ये जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ उसके बारे में देखते हैं हम। बाद में मित्र राष्ट्रों में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? अमेरिका जो था वो पश्चिमी यूरोप का विकास करना चाहता था, और सोवियत संघ जो था वो पूर्वी यूरोप का विकास करना चाहता था। इसलिए दोनों ही देशों में मतभेद होने लग गए, और सोवियत संघ और अमेरिका दोनों दो ध्रुवों में बट गए। अब हमारी शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया तो जो सोवियत संघ था वो अपना मतलब पूर्वी यूरोप का विकास करना चाहता था, और अमेरिका पश्चिमी यूरोप का। तो इस तरीके से शीत युद्ध होने लग गया, मतलब हथियारों की होड़ थी और बातचीत के जरिए लड़ाई होने लग गई थी। लोग एक दूसरे को मतलब कटाक्ष करते थे, ताने टाइप का मारते थे, ठीक है, और उनकी कमियां निकालते थे कि ये वाले देश में ये कमी है और इनकी सत्ता ये है। इस तरीके से शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। अब शीत युद्ध चलता रहा। फिर थोड़े दिनों बाद मतलब बहुत सारी घटनाएं बीच में आई जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट में जो थे, फिर हमसे ये पूछा गया सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली जो थी वो मतलब समाजवादी का मतलब समाजवाद का पक्ष लेती थी। तो समाजवाद का पक्ष लेती थी और एक दलीय व्यवस्था थी यहाँ पे, तो है ना। और वैसे मिश्रित व्यवस्था बोल सकते हैं अपनाती थी। और जो मतलब पश्चिमी गुट था वो पूंजीवादी गुट था, और जो पूर्वी गुट था वो मतलब समाजवादी गुट था। तो समाजवादी गुट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो सोवियत प्रणाली है। फिर क्या हुआ लास्ट में, एक और पॉइंट है हमारे सिलेबस में कि गोरबाचेव कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति गोरबाचेव थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इस शीत युद्ध को शांत करा जाए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया, राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति बर्खास्त हो गए। फिर उसके बाद ये ही हमारा पॉइंट है। दो पॉइंट है हमारे कि सोवियत प्रणाली क्या है, ये समाजवादी का पक्ष लेती है, यानी समाजवादी को सपोर्ट करती है, ठीक है। और दूसरा है कि मिखाइल गोरबाचेव कौन थे और इनका मतलब इनके कारण विघटन क्यों हो गया। क्योंकि मतलब सत्ता को सही तरीके से ये नहीं कह सकते नहीं चला सके, लेकिन इनका जो फॉर्मूला था वो काम नहीं आया, ठीक है। तो यही कारण था कि विघटन हो गया सोवियत संघ का, और अब हम उसे रूस के रूप में जानते हैं। अब हम देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हैं। हमारे जो मिखाइल गोरबाचेव थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, रूस के नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, से रूस का नाम सोवियत संघ पड़ा था। मैंने पहले ही बताया कि जो अब रूस है वो पहले वो सोवियत संघ था। 1917 में 1917 से 1991 तक हम रूस को सोवियत संघ यानी USSR के नाम से जानते थे। होगा यहाँ पे। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था।
बाद में जब क्या कहते हैं बर्लिन की दीवार गिरी तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसमें 15 गणराज्य निकले अलग अलग, जिसमें रूस सबसे बड़ा था और उसको ही महत्वता दी गई, है ना। वर्तमान समय में अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन करना पड़ा या हो गया, बोल सकते हैं। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991 में, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है। पहला, एक दल का प्रभुत्व सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम चलता था, वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और एक दल का जहाँ पे भी मतलब प्रभुत्व रहता है वहाँ हम जान सकते हैं कि तानाशाही होना निश्चित है। अगर नहीं भी होती है तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है या हमारी मतलब मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखेंगे और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पॉइंट लिखेंगे, चाहे छोटा छोटा एक्सप्लेन करना पड़े। हेडिंग हम 5 पॉइंट डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है एक दल का प्रभुत्व। सोवियत संघ देश में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था, जिसके द्वारा सोवियत संघ में एक ही दल कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण अंकुश था। यहाँ से थोड़ा पार्ट गायब हो गया शायद, मतलब एक पार्टी का मतलब उनका एक कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण तरीके से अंकुश हो गया था। सोवियत संघ की जनता इस चीज़ से परेशान हो चुकी थी कि मतलब हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, इस तरीके से मतलब क्रोध में आ गई थी जनता, है ना। साम्यवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना मतलब वही आ गया दोबारा से कि समाजवादी व्यवस्था में जनता के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। देखा, मतलब यहाँ पे तानाशाही की तरह सरकार चलने लगी थी। निजी समाप्त कर दी गई थी, बल्कि सारे अधिकार सरकार के पास आ गए थे। सरकार के निर्णय जनता पर थोपे जाने लग गए थे, इससे वह सत्तावादी हो गई। जनता में असंतोष बढ़ गया था। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का सही से प्रयोग नहीं हो रहा था। मतलब जो सरकार थी वो सारा का सारा ध्यान किस पे दे रही थी, हथियारों पे, जनता पर बिल्कुल नहीं दे रही थी। हथियारों पे दे रही थी, युद्ध पे दे रही थी, लेकिन जनता का क्या हो रहा है उसका कोई उसको ध्यान नहीं था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ लोगों का यह मानना था कि पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभुत्व हो गया था। उन देशों पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग उन देशों पर खर्च करना पड़ा। इसके अलावा शस्त्रों पर खर्च करने के कारण जनता की आकांक्षा पूरी ना हो सकी। मतलब शस्त्र मतलब हथियार, है ना। चौथा पॉइंट है पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ापन। मतलब जो अमेरिकी साइड वाले देश थे वो लोग थोड़े मतलब अच्छी अवस्था में थे, और सोवियत संघ तो जो मतलब था तो वो था ही, लेकिन जब वो लड़ाई के उसमें चला गया मतलब युद्ध के, तो वो पिछड़ता जा रहा था। मतलब वो टोटल मिला के जनता पर ध्यान दे नहीं रही थी वहाँ की सरकार, और जो हथियारों का ध्यान दे रही थी, युद्ध पे ध्यान दे रही थी, तो जनता और नाराज़ होती जा रही थी, है ना। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ापन, कंपैरिजन होने लग गया था यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। शीत युद्ध में यूरोप 2 भागों में बढ़ गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। मैंने पहले ही आपको बताया। पूंजीवादी व्यवस्था तेज़ी से विकसित हो रही थी, जो कि अमेरिकी साइड वाली थी, है ना। जनता की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रही। देश का आर्थिक विकास तेज़ी से हो रहा था। दूसरी तरफ सोवियत संघ पिछड़ता गया, इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता पूंजीवाद की तरफ आकर्षित होने लगी। तो लालच हर इंसान को होता है, इसीलिए मतलब वहाँ की जो जनता थी सोवियत संघ की,
पहले तो बाहर से तो युद्ध हो ही रहा था, लेकिन जब अपने घर, बोलते नहीं है घर का बेदी लंका डाहे, वही वाली सिस्टम हो गया था यहाँ पे कि मतलब अब तो जनता ही नाराज़ हो चुकी थी, वो खुद अपनी सरकार का विरोध करने लगी थी। तब तो विघटन होना निश्चित हो ही चुका था कि जनता ही जब सरकार को पसंद नहीं कर रही और उनको ही ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब देश में क्या हो रहा है, और उनको लगने लग गया था कि हमारी सरकार अब गलत है। मतलब ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे सोवियत संघ गलत था, लेकिन जनता के लिए गलत था, क्योंकि जनता के जो बातें थी वो सुनी नहीं जा रही थी कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, 5वां था मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति। मिखाइल गोर्बाचेव ने नीतियाँ बनाई थी जो कि सुधार नीतियों के नाम से थी, लेकिन वो ही सबसे बड़ा कारण हो गई विघटन का। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, पुनर्रचना की और खुलेपन की नीति। वो लोग चाहते थे कि दोबारा से पुनर्रचना हो जाए, और खुलेपन मतलब सभी देशों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो और हम सभी देशों के साथ मिलजुल के रहें। ठीक है, की नीति को लागू किया गया था। तब सोवियत संघ की जनता को पता चला कि आर्थिक प्रगति के मामले में पश्चिमी जगत सोवियत संघ से बहुत आगे है। इस जानकारी के बाद जनता का समाजवादी व्यवस्था से मोह भंग हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियाँ, पुनर्रचना और खुलेपन की नीति सोवियत संघ पर अनुरूप के बदले प्रतिरूप हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीति गलत थी, गलत बिल्कुल नहीं थी। वो तो चाहते थे कि मतलब खुलेपन की नीति से मतलब जनता और मतलब सारे हमारा विश्व में मित्रता का भाव लाना चाहते थे, है ना। गलत नहीं थी, लेकिन वो गलत पड़ गई थी, बल्कि नीतियों को लागू करने का समय खराब था। यही था कि जनता का तो आक्रोश बढ़ ही रखा था, और ऐसी नीति दे दी कि जनता सारी की सारी पूंजीवाद की तरफ आकर्षित थी और उधर की ओर बढ़ गए लोग। इसीलिए विघटन हो गया। सब अपने अपना देश, जब 15 गणराज्य बने तो सब बढ़ गए, अपने आप को पूंजीवादी में शामिल कर लिया उन लोगों ने। ठीक है, बल्कि नीतियों को लागू करने का समय खराब था, जिसके कारण अच्छा करने की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। फिर बाद में मिखाइल गोर्बाचेव की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता की नज़र से देखने लग गए थे कि ऐसे राष्ट्रपति थे हैं। मिखाइल गोर्बाचेव केवल सोवियत संघ के में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करने में मिखाइल गोर्बाचेव ने काफ़ी देर कर दी थी। जनता सोवियत संघ के किसी भी कार्य से खुश नहीं थी। जनता का क्रोध में आ जाना देश के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है ना, जिसके कारण कुछ भी बदलाव अगर सोवियत संघ में होता तो उसका भी परिणाम नकारात्मक ही निकलता। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा आर्थिक और राजनीतिक बदलाव सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण में से एक बना। छठा था विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ना होना। यही लग रहा था शुरू से कि उनकी जो अभिव्यक्ति है उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, मतलब जनता की स्वतंत्रता को, क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही थी, है ना, जनता की। तो इसीलिए लग रहा था कि स्वतंत्रता छीनी जा रही है। सबसे बड़ा पॉइंट था सोवियत संघ के विघटन के कारण सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव और जनता को अपने विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। सोवियत संघ की सरकार कैसे भी कार्य करती, जनता के लिए उस कार्य से सकारात्मक या नकारात्मक कोई प्रभाव पड़ता तो सोवियत संघ की जनता को खुलकर अपने विचार सरकार के सामने भी नहीं रख सकती थी। जिस देश में जनता को खुलकर अपने विचार देने का अधिकार ना हो तो उस देश की जनता एक ना एक दिन सरकार से इतनी परेशान होकर बगावत करने लगती है, जैसे कि सोवियत संघ की जनता ने किया, जिसके कारण विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश का विघटन 1991 में हो गया। पहले विश्व का सबसे बड़ा देश था सोवियत संघ, लेकिन फिर बाद में टुकड़ों में बट गया।
अब देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला। पहले परिचय में थोड़ा सा लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 से, रूस का नाम सोवियत संघ पड़ा। 1917 से 1991 तक हम रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन जब 1991 में हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, पहला पॉइंट है शीत युद्ध का अंत हो गया। परिणाम क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया और एक ध्रुवीयता का आरंभ हुआ था, है ना। सबसे पहले लिखेंगे शीत युद्ध का अंत और दूसरा पॉइंट आएगा एक ध्रुवीयता का आरंभ। ऐसा माना जाता है कि शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला। वो शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति माना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हुई थी, है ना। नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। 15 गणराज्य टूट के बने थे, सोवियत संघ टूटा और 15 गणराज्यों का उदय हुआ था, है ना। तो उसे बोलेंगे नव स्वतंत्र गणराज्यों का उदय। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व में 15 नए गणराज्यों का जन्म हुआ। 15 नए गणराज्य सोवियत संघ में से ही विश्व के सामने आए, जिसमें रूस, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन आदि थे। तीसरा पॉइंट है अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर रोक। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका को समय समय पर हथियारों की होड़ में पूरी तरह से टक्कर दी। सोवियत संघ ने समय समय पर अस्त्र शस्त्रों का बहुत निर्माण किया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्त्र शस्त्र की होड़ पर रोक लगा दी गई। चौथा, विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीयता का आरंभ, मतलब अमेरिका का वर्चस्व हो गया था, यानी ये भी लिख सकते हैं कि एक ध्रुवीयता का आरंभ हो गया था, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व माना जाता है। विश्व में अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूपों में वर्चस्व कायम कर दिया गया था। संसार एक ध्रुवीय बन गया था। आज भी अमेरिका का वर्चस्व विश्व में कायम है। पूंजीवाद की तरफ समाजवादी देशों का झुकाव। सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ, जो समाजवादी देश था उसके लोग पूंजीवाद की तरफ जाने लग गए थे, यानी सोवियत संघ की जनता जब पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हो रही थी, ये सबसे बड़ा परिणाम था, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवादी देशों का समाजवादी व्यवस्था से ही विश्वास कम हो गया था तथा पूंजीवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। देखते ही देखते पूंजीवादी व्यवस्था शक्तिशाली होती जा रही थी। छठा था लोकतंत्र तथा बाजार अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता की मुहर। सोवियत संघ जनता लोकतंत्र चाहती थी और बाजार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी पूंजीवाद की तरफ, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना रखी थी उन लोगों ने। सोवियत संघ के विघटन के बाद केंद्रीकृत व्यवस्था से लोगों का विश्वास कम होने लग गया था। लोकतंत्र तथा बाजार व्यवस्था पर श्रेष्ठता की मुहर लग गई थी। वो लोग मतलब लोकतंत्र के ऊपर विश्वास करने लग गए थे, जनता जो थी वहाँ की, सोवियत संघ की। ये एक परिणाम हुआ। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, ये बड़ा पॉइंट है। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। शॉक थेरेपी को हम छोटे शब्दों में अगर बोलें तो मैं आम बोलचाल की भाषा में बताती हूँ, आघात पहुँचाकर उपचार करना। हम किसी इंसान को या किसी देश को किसी भी प्रकार से चोट पहले पहुंचाते हैं, उसके बाद हम उसे
मतलब मेडिसिन बोल सकते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध करवा दें, उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। कि पहले इंसान को चोट पहुंचाओ, उसके बाद उसको उपचार करवाओ, ठीक है। लेकिन इसको हम अपनी भाषा में नहीं, किताबी भाषा में लिखेंगे पेपर में। ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध में 1990 में एक ऐसी विचारधारा को पूंजीवादी व्यवस्था को और भी ज़्यादा अच्छा बताने के लिए शॉक थेरेपी को विश्व में रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों के सामने लाया गया। शॉक थेरेपी का मतलब था चोट पहुंचाकर उपचार करना, है ना, ऐसे ही बताया ना कि नीति कहा जाता था, चोट पहुंचाकर उपचार करना या फिर आघात पहुंचाकर उपचार करना। हमारी बुक की लैंग्वेज में ऐसा लिखा गया है। शॉक थेरेपी को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल था जिसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने की और पश्चिमी देशों से जुड़ने की बात पर जोर दिया गया। सामूहिक फॉर्म को बदलकर निजी फॉर्म शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं की बुनियादी तौर पर बदल दिया गया। मुक्त व्यापार पर जोड़, जिससे ऐसा लगने लग गया था कि किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब वह देश ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करता है। शॉक थेरेपी के अंतर्गत सोवियत युग की सभी संरचनाओं का समूल नाश किया गया। राज्य के नियंत्रण के स्थान पर अब निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे की बात पर बल दिया गया। मुक्त व्यापार को जरूरी माना गया, साथ ही मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीय तथा वित्तीय खुलेपन को महत्व दिया गया। अंततः सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत गणराज्य समाजवाद से लोकतांत्रिक यानी पूंजीवादी व्यवस्था के संक्रमण से गुजरे। इस प्रकार शॉक थेरेपी का मतलब था चोट पहुंचाकर उपचार करना की नीति का नाम दिया गया। मतलब कि पूंजीवादी देशों ने सबसे पहले तो उन्हें लालच दी कि क्या कहते हैं, लोकतंत्र की लालच दी थी समाजवादी जनता को, है ना। उसके बाद लोकतंत्र दिलवाया उन्हें। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? पहला था इतिहास की सबसे बड़ी करज शैल के नाम से जाना गया। दूसरा, निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्य के अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक हो गई थी। तीसरा, 90% उद्योगों को बहुत कम दामों में निजी कंपनियों को बेच दिया गया। चौथा था अमीर व गरीब की खाई ज़्यादा बढ़ने से गरीब लोगों के बीच असंतोष की भावना का विकास हुआ। पांचवा था 1989 की तुलना में 1999 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का प्रतिशत नीचे गिरना। छठा था मुद्रास्फीति का बढ़ना और रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य में गिरावट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल, ठीक है। ये है सातवां पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण ना होना। राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाना तथा जल्दबाजी में बनाया गया संविधान भी कमज़ोर था। 8वां पॉइंट है समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को कर्म से नष्ट कर दिया गया। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर बताओ, है ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था जो थी
उसका पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे वो पूंजीवादी व्यवस्था का पालन करते थे, और जो पूर्वी यूरोप के लोग थे वो समाजवादी व्यवस्था का पालन करते थे। और पूंजीवादी व्यवस्था का जो समर्थन करते थे वो अमेरिका था, ब्रिटेन, और समाजवादी व्यवस्था का जो मतलब समाजवादी व्यवस्था में जो देश आते थे वो थे रूस, सोवियत संघ बोल सकते हैं उस टाइम, है ना, सोवियत संघ, और चाइना, और क्या कहते हैं उत्तर कोरिया, है ना। और अगला डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, क्या कहते हैं, समाजवादी वाले में एक दल की सरकार हुआ करती थी, और मतलब वन पार्टी सिस्टम, और जो क्या कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार होती थी। ठीक है, ऐसे करके पॉइंट्स आएंगे आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।